पूछेंगे। आपका जो डाउट होगा पूरे इंडिया के लेवल पर बच्चों का डाउट हो सकता है, हर जगह डाउट हो सकता है। बच्चे सब जगह के बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, दूसरी जगह बच्चे कम ब्रिलियंट हैं, और तीसरी जगह बच्चे और ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकते हैं, चौथे जगह के और कम हो सकते हैं। तो सबके दिमाग में एक ही तरह डाउट होता है, इसलिए डाउट अगर होगा तो पूछेंगे। देखो क्या है कि आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके बुक का सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म का डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। अब देखिएगा, ये एकदम बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया बहुत ही रियल में मज़ेदार भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और इतना रखिएगा कि अगर पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे बताया जा रहा है वैसे लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, बुक में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो लास्ट डे का हो या आज का हो, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अगर ध्यान से सब सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, केस बेस 4 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, नहीं छूटेगा। लेकिन ध्यान से सुनना होगा, लिखना होगा, ये चीज़ें, है ना। और ये जो है, जो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ रहे हैं, अभी भले आप 10th का पढ़ रहे हैं, और 10th से थोड़ा सा ऊपर ले जाके हम आपको बताएंगे, 10th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ले जाके बताएंगे, उसके बैकग्राउंड बताने के लिए। क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा, ये डिटो। एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, डाउट होगा तो उसको पूछिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए ये डिसेंट्रलाइजेशन, सुनो, ऐसा है कि आप जानते हैं हमारी कंट्री काफ़ी वास्ट है, यानी हमारी कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा है। चलो शुरुआत यहीं से करो कि आपका जो स्कूल है, स्कूल में एक प्रिंसिपल क्या स्कूल चला सकता है क्या? एक लेवल पे, प्रिंसिपल के लेवल पे, सब कोई हो एक लेवल पे, वो स्कूल चला सकते हैं? नहीं चला सकते। स्कूल अगर चला सकते तो फिर मैनेजमेंट टीम की ज़रूरत क्यों होती, क्लास टीचर्स की ज़रूरत क्यों होती, या मॉनिटर्स की ज़रूरत क्यों होती? हर जगह के लेवल को बांट दिया जाता है कि ताकि पूरे स्कूल को वो देख सके, प्रिंसिपल देख सकें, और फिर उसके बाद जो है सो आपके क्लास टीचर्स देख सके, उससे नीचे वाले लेवल को जो है वह देख सके मॉनिटर, और इस ढंग से वो इफेक्टिव पूरा एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ें देखो। डिसेंट्रलाइज, इसका मतलब क्या है डिसेंट्रलाइज का, ये समझिए। सेंट्रलाइज का मतलब होता है केंद्रीकृत। अगर हम पावर की बातें करें तो जैसे मान जाओ कि आपके घर में आप कहें कि मेरे पिताजी के हाथों में सारी पावर है, मम्मी को कहीं जाना होता है, हमको कहीं जाना होता है, किसी और को कहीं जाना होता है, तो क्या होता है कि हम उनसे पूछते हैं, है ना। कोई भी काम होगा तो पापा से पूछेंगे। हालांकि अधिकतर घरों में मम्मी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, मम्मी से तो पापा ही पूछ के काम करते हैं, है ना। तो सेंट्रलाइज उनके हाथों में हो गया, पावर नहीं हो गया क्या? एक हाथों में केंद्रित हो जाना या एक जगहों पे होना क्या होता है? सेंट्रलाइज बोला जाता है उसको। और जब वही पावर अलग अलग हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, तो दादाजी के हाथ में कुछ पावर, घर की इंटायर जो है घर की जो पावर है वो उनके पास है, फिर भी पापा के पास कुछ पावर आ गई, भाई लोगों की शादी हो गई तो उनके हाथों में कुछ पावर आ गई, नीचे तबके तक के छोटे भैया हैं या आप बहन हैं या दीदी हैं तो आपके हाथों में पावर आ गई। शादी वादी फंक्शन में हम देखते हैं कि एक आदमी पूरा काम देखता है, दूसरा आदमी मिठाई वाला चीज़ देखता है, तीसरा आदमी डेकोरेशन का देखता है, चौथे आदमी रिसेप्शन वाले चीज़ों को देखता है, ऐसे देखता है ना भाई। ये क्या है? पावर का एक जगह से कई जगह पे बट जाना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। समझ आ रहा है? जब ये पावर एक जगह, एक व्यक्ति या एक प्लेस पे हो तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज पावर। और जब वो पावर जो है कई स्तरों पे बढ़ जाए, कई लेवल में बढ़ जाए, कई ग्रुप में, कई जगहों पे बढ़ जाए, कई हाथों में बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? समझ में आ रहा है ना? ये किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, तो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। अब देखो कि अब हम अपने यहाँ आते हैं, हम जिसकी बातें करें हम अपने टॉपिक पे, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, हमारी जो कंट्री है इसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है। पहला तो ये है कि हमारी कंट्री जो है वो वास्ट कंट्री है, यानी वास्ट कंट्री से मतलब ये है कि हमारी कंट्री के पास ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी ज़्यादा है ना। ज्योग्राफिकल एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा है हमारी कंट्री का, आप जानते हैं। और ये है कि कई यूरोप के जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ के किसी न किसी स्टेट के बराबर हैं। आप देखेंगे ऐसा भी है कि यूरोप की कई इंडिपेंडेंट कंट्रियाँ हमारे यहाँ के एक स्टेट के बराबर में ज्योग्राफिकल एरिया में। दूसरा देखिए, पॉपुलेशन की बातें कर लीजिए, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन क्या है ये आप सबको पता है कि
कल तक हम चाइना के बाद थे, आज जो है हम जैसा नया आया उसके अनुसार हम वर्ल्ड में 1 नंबर पे पहुंच गए, है ना। तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, नहीं है क्या? अब क्या है, पॉपुलेशन के मामले में आप अपने बुक में आ जाइए, तो आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि यूपी की जनसंख्या कहाँ से ज़्यादा है? यूपी की जनसंख्या जो है वह रसिया से ज़्यादा है। दूसरा आ जाइए, क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ दूसरी कौन सी कंट्री है यूपी के अलावे? यूपी के अलावे कह रहा है कि महाराष्ट्र जो है वह जर्मनी, महाराष्ट्र जो है वह लगभग जर्मनी के बराबर है जनसंख्या के मामले में। अब सोचो कि जब एक स्टेट जो है वहाँ के एक कंट्री के बराबर है पॉपुलेशन में, तो पूरा हमारे यहाँ का जनसंख्या कितना ज़्यादा होगा? 144 करोड़ के करीब में है। और इतने बड़े को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कई स्तरों पे चाहिए गवर्नमेंट, चाहिए। तीसरी चीज़ें क्या है? तीसरी चीज़ें में आइएगा तो हमारे यहाँ जो है इंटरनली हमारी जो कंट्री है वह इंटरनली डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री है यानी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। आप जानते हैं शुरू से हमने कई चैप्टर्स पढ़े हैं, आपको ये पता है कि हमारे कंट्री में कई तरह के लैंग्वेज बोले जाते हैं ना, कई तरह के लैंग्वेज। ये लास्ट क्लास में ही हम देखें कि लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज है, कल्चर की डाइवर्सिटीज है, जहाँ चले जाओ अलग अलग कल्चर है हमारे यहाँ। रिलीजन की डाइवर्सिटीज है, अलग अलग क्षेत्रों में लोग रहते हैं, रीजन्स की डाइवर्सिटी, ऐसे करके हर तरह की डाइवर्सिटीज हमारे यहाँ, ठीक है। अब ये डाइवर्सिटीज का नॉलेज सबको एक हो जाए, या एक आदमी सारी चीज़ों को, सारी डाइवर्सिटीज को कंट्रोल करे, ये संभव नहीं, ये पॉसिबल कभी भी नहीं है कि ये चीज़ों करे, चाहे वो एरिया छोटा हो या बड़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि छोटा एरिया है, वो डाइवर्स है, कोई कंट्री छोटी कंट्री है, स्मॉल कंट्री है और वह डाइवर्स है, तो क्या वहाँ फेडरल गवर्नमेंट चाहिए? एकदम चाहिए भाई, फेडरल गवर्नमेंट को होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके रिलीजन्स अलग हैं, कल्चर अलग है ना, ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ क्या है कि चूँकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते भी जो है, डेमोक्रेसी का मतलब 9th में आपने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि रूलर्स के हाथों में पॉलिटिकल पावर का सोर्स होता है, पॉलिटिकल पावर का सोर्स पीपल के हाथ में होता है, सिटीजन के हाथों में होता है, हमारे हाथों में है ना। हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और जब ऐसी चीज़ें होंगी तो पावर हम तक आना चाहिए, ग्रास रूट तक आना चाहिए, लोकल लेवल तक ये पावर आना चाहिए। और लोकल लेवल तक होने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, नहीं चाहिए क्या? डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, ये चीज़ें हमारे सामने है। और इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, तो आप समझिएगा कि साथ ही क्या हुआ कि यही सभी कारण हैं जो कि यहाँ आपके बुक में देखेंगे दिया हुआ है कि रेशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगर पूछे कि क्या रेशनल है हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन के पावर का, तो ऊपर जो ये 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये पॉइंट्स आप दे सकते हैं कि ये जो है रेशनल है थिंग है कि हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन पावर का होना चाहिए और थर्ड टायर गवर्नमेंट बनना चाहिए, है ना। थर्ड टायर गवर्नमेंट बनने के ये कारण हो सकते हैं कि ये सब है, हमारे यहाँ की थर्ड टायर गवर्नमेंट होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन पावर होना चाहिए। और यही कारण है कि हमारे सामने थर्ड टायर गवर्नमेंट, यानी 2 टायर कौन सा था? 2 टायर हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से है, थर्ड टायर हमारे यहाँ शुरू से नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली जब हमारे यहाँ बना था तो थर्ड टायर गवर्नमेंट नहीं थी, 2 टायर गवर्नमेंट थी, सेंटर और स्टेट, जो लोकल गवर्नमेंट के नाम से। इसके बाद अभी हमारे यहाँ बैकग्राउंड बन रहे हैं। हालांकि इसकी चीज़ें गांधी जी ने शुरू में कह दिए थे, महात्मा गांधी जी, कि हमारे यहाँ जो लोअर लेवल है जो लोगों का, वहाँ तक पावर जाना चाहिए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और यही कारण है कि आर्टिकल 40 में डाला गया ये चीज़ें। पहले हम लोग देख लें कि इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं, फिर हम वहाँ पर आएंगे। देखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन जो है आपके बुक में दिया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लिया जाता है और वह पावर जो है वह लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर कोई पूछे डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं, बता देंगे आप, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। आपने बेल्जियम में देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, और जब ये पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाता है, और जब ये लेने के बाद एक थर्ड टायर को कुछ पावर दे दिया, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट से लिया गया, थर्ड पावर को दे दिया गया, या स्टेट गवर्नमेंट से लेके निचले लेवल के गवर्नमेंट को दे दिया गया, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब देखिए आखिर ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है,
अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है कि क्यों होना चाहिए। हम तो जान गए कि पावर को बांट दिया गया, लोकल लेवल तक पहुंचना चाहिए। क्यों लोकल लेवल तक पहुंचना चाहिए ये चीज़ें पावर, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। पहला चीज़ हमने क्या जाना कि हमने ये जाना कि हमारे यहाँ क्या रेशनल है डिसेंट्रलाइजेशन का। हमने अभी जाना डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं, ठीक है। अब जान रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ये जो हुआ उसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। आज से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो किया जाना चाहिए, थर्ड टायर की गवर्नमेंट बननी चाहिए। देखिए आपके बुक में भी ही है कि देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। ठीक है, कह रहा है कि हमारे यहाँ जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और इशूज हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इशूज हैं जो कि लोकल लेवल पे सेटल किए जा सकते हैं, आराम से सेटल हो जाते हैं। यही तो कारण है कि थर्ड लेवल की ग्राम पंचायत वगैरह बनी, पंच उंच बने तो लोकल लेवल पे हो गया, बहुत सारा कोर्ट का बर्डन वगैरह सब खत्म होगा, लोकल लेवल पे ही बहुत सारा चीज़ हो गया। आपके घरों में, स्कूल में, कहीं भी कोई चीज़ें होती है तो होता है ना कि भाई ऐसा करो ना कि आपस में बैठ के इसको निकाल लो, इस कन्फ्लिक्ट का कोई सोल्यूशन हो जाए। तो ये चीज़ें हैं कि लोकल लेवल पे हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स है, इशूज है, उसको लोकल लेवल पे सेटल किया जा सकता है, बात आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो भी प्रॉब्लम है हमारी लोकेलिटीज़ में, लोकल लेवल पे ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम, आखिर प्रॉब्लम है क्या और उसका रूट क्या, ये हमको पता है ना। ये लोकल लेवल पे लोगों को पता होता है। जैसे मान जाओ कि अगर आपकी क्लासेस सही ढंग से नहीं चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लासेस में शोर हो रहा है किसी टीचर के जाने से, तो कोई टीचर या स्कूल मैनेजमेंट या किसी और, ये चीज़ों उनसे ज़्यादा बेटर नॉलेज तो आपको होगा ये चीज़ें कि क्यों हो रहा है ना। आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, आप उस चीज़ को मैनेजमेंट को, टीचर को बता सकते हैं। घरों में अगर आपके लेवल पे कोई चीज़ें हो रही हैं तो पापा मम्मी से ज़्यादा तो आपको जानकारी होगी। तो वैसे ही मान लो किसी गांव में, किसी शहर में या किसी जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बेटर नॉलेज तो वो होगा। मान लो कोई गाँव है, वहाँ कहीं एक रोड पे पानी हमेशा लग जाता है, बड़े बड़े नेता आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए और उन लोगों ने क्या किया कि फंड दे दिया कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, वो सब काम बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन हर साल फिर से पानी जो है वाटर लॉगिंग वहीं पे हो रही है, रोड जाम हो जा रहा है, रोड डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ से। तो ये तो लोकल लोग बता सकते हैं ना कि पानी क्यों जाम हो रहा है, या मेन जो कन्फ्लिक्ट है 2-3 गुट के बीच में वो क्यों है, तो उसका बेटर नॉलेज तो लोकल लोगों के बीच में होगा। तो यानी हम क्या कहें कि जो लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ये जो प्रॉब्लम इशूज हैं वो बहुत अच्छे ढंग से सेटल किए जा सकते हैं लोकल लेवल पे। और उस किसी लोकेलिटीज़ में जो है वो प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है, इसका सबसे अच्छा नॉलेज जो है लोकल लोगों को होता है। उसके बाद देखिएगा कि जो लोकल लोग हैं उनको पता है कि अगर पैसे खर्चे करने हैं तो पैसे कहाँ खर्चा किया जाएगा और बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंटली कैसे मैनेज किए जाएंगे, है ना। मतलब कि हमने कह दिया कि भैया ऐसा है कि हम यहाँ से एक रोड बना देंगे और ये इस गांव को होते हुए, इस शहर को होते हुए निकल जाएगी और फिर आके NH पे मिल जाएगी। लेकिन वो पैसे कहाँ पे खर्चे होंगे, किस गांव से होंगे, उस गांव के लोगों को ज़्यादा पता है किसी भी काम के लिए कि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ है। स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है या हॉस्पिटल ज़्यादा ज़रूरी है। हम कह रहे हैं कि हम अपने हर इस गांव में जो है अगर ये बन जाएंगे तो स्कूल खोल देंगे, लेकिन ये हो सकता है कि स्कूल से ज़्यादा वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो जाए, तत्काल सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत हो जाए, या चलो हॉस्पिटल से हम कह दें कि हॉस्पिटल को बहुत अच्छा सुधार देंगे, हम गवर्नमेंट फंड पास कर दे रही है, लेकिन फिर से ये पता चल जाए, ये लगे वहाँ लोकल लोगों को ये ज़्यादा पता है कि चल भाई हॉस्पिटल काम तो हमारा जो अपने लेवल पे है, लोकल लेवल पे उसे काम चल जा रहा है, लेकिन हमको एक स्कूल की ज़रूरत है। ये लोकल लोगों को ज़्यादा पता है कि कहाँ खर्चा होना चाहिए। इसको समझो लोकल लोगों को। एक दूसरा एग्जांपल इसी समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास पैसे होते हैं तो आप पिताजी से मांगते हैं कि पापा हमको 7,000-8,000 रुपये चाहिए, पैंट शर्ट खरीदना। आप जाते हैं 4,000 का जीन्स खरीदेंगे, 2-3,000 का शर्ट खरीदेंगे, जूता मोजा खरीदेंगे, 8-10,000 रुपये निकाल देंगे। अगर आपके यहाँ काम करने वाली दाई है और फेस्टिवल आता है, आप सोचते हैं कि इस 1,000 में तो कुछ होगा नहीं, आपके पिताजी उनको 1,000 रुपये दे देते हैं या 500 रुपये देते हैं, 500 रुपये समझो दे देते हैं। वो एकदम खुशी खुशी चली जाती है, आप भूल जाते हैं इस बातों को। और जब आपको याद आता है एक आध सप्ताह बाद, आप पूछते हैं कि 500 रुपये में तुमने क्या क्या किया, आपके लिए वो बहुत कम है ना।
लेकिन क्या किया, तो बड़े अच्छे से बोल देगी कि हुजूर वो जो आपने पैसा दिया बड़ा काम आया, 50-50 रुपये का सेल में लगा हुआ था पैंट हमने ले लिया, 50-50 रुपये का टी शर्ट था, हम अपने पोता सबके लिए ले लिए, पैंट शर्ट हो गया 200 रुपये में, और 100 रुपये का सबके लिए, 2 जगह हमने 2 बेटे हैं, दोनों बेटे के लिए फैमिली के लिए हमने 50-50 रुपये का स्वीट्स ले लिया, और 200 रुपये बचे, उसको बचा के रखे हैं कि आगे काम आएगा, किसी का बीमारी होगा तो ये लोकल लेवल पे ज़्यादा पता है कि कैसे किसी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कहा जा रहा है कि ये जो लोकल लेवल पे जो होता है, यहाँ देखिए, इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, दिस हेल्प्स टू इनकलकेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। कह रहा है कि जो लोकल लेवल पे चीज़ें ये जा रही हैं, लोग डिसेंट्रलाइजेशन पावर का किया जा रहा है, तो लोकल लोग कई चीज़ों के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वोट कैसे देना है, कौन से इश्यूज़ पे वोट देना है, कौन से इश्यूज़ होने चाहिए, वो अब इशू को शेप दे रहे हैं, और उस शेप को जो है, जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला व्यक्ति है डिसेंट्रलाइजेशन में, उस शेप को ले रहा है कि भाई प्रोमिसेस कर रहे हैं, हम इन चीज़ों करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में डाल रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में आ रहे हैं, और पॉलिसीज़ को चेंज करने में उनका भी कंट्रीब्यूशन रह रहा है, पार्टिसिपेशन रह रहा है, ये चीज़ें, और ये यही तो है डेमोक्रेसी, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी नेम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कह रहा है कि इस ढंग से ये जो है डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो सही मायने में रियलाइज हो रहा है। कौन कौन सी बातें की हमने, इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है, एक बार फिर से हम देखते हैं। पहला चीज़ हमने क्या किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोकल लेवल पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन जो है लोकल लेवल पे लोग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लोकल लेवल पे बेस्ट नॉलेज होता है प्रॉब्लम्स का। ठीक है, प्रॉब्लम्स का बेस्ट नॉलेज होता है कि बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम होता है। तीसरी बात ये है कि मनी का जो स्पेंड होता है वह कहाँ करना है, ये मैनेज करना, और इफिशिएंटली मैनेज करने का काम लोकल लोग कर सकते हैं कि उनके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा जगह है, कौन सा एरिया है, कौन सी चीज़ों पे पैसा स्पेंड किया जाना चाहिए। फिर क्या है, डिसीजन मेकिंग में इनका पार्टिसिपेशन हो जाता है, और इस ढंग से डेमोक्रेसी जो है वह क्या करती है, डेमोक्रेसी का सही मायने में रियलाइज होता है कि है, और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है इसमें। इस सबके पॉइंट्स हैं बेसिक आइडियाज़। तो बेसिक आइडिया अगर कोई पूछे जो 2-3 मार्क्स के आपके लिए आते हैं, तो ये 5 पॉइंट्स आपके सामने, आप आराम से दे सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो ये 5 पॉइंट्स आप आराम से दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें थी, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से डाला क्यों नहीं गया, है ना, डाला गया, फिर बाद में कोशिशें की गई। तो देखो क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ शुरुआत नहीं किया गया। हमने अभी आपको बताया कि ये चीज़ें गांधी जी का शुरू से कंसेप्ट था कि पावर जो है डिसेंट्रलाइजेशन पावर का किया जाना चाहिए, और सबसे निचला जो तबका है, लोएस्ट जो स्ट्रेटा है हमारे यहाँ की सोसाइटी का, उसके हाथों में पावर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें उसके हाथों में पावर होना चाहिए, ये चीज़ें है, और उन्हीं का ये कंसेप्ट जो है, ड्रीम जो है। सो जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, इन चीज़ों को आर्टिकल 40 में डाला, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, कि आर्टिकल 40 में डाला ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आर्टिकल 40 में डाला तो फिर क्यों नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, और हमने बताया आपकी ओरिजिनली लोकल गवर्नमेंट जो था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। देखो भाई क्या है, इसको समझो। और जो ये 40 डाला गया, ये DPSP का पार्ट था। DPSP क्या है समझिएगा, होता क्या है कि जैसे मान जाओ कि आप रेंट में रह रहे हो, रेंट के मकान में रह रहे हो, तो रेंट के मकान में रह रहे हो, और रेंट का मकान काफ़ी छोटा है, 2 कमरे का है या 1 कमरे का है ना, और क्या हुआ, तो 2 कमरे का है, 1 कमरे का है, और काफ़ी आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप वहाँ सोचते हैं ना, आपके पापा सोचते हैं, सब कोई सोचते हैं कि ऐसा है कि अगली बार हम घर बनाते हैं, घर बनाएंगे तो 2-3 कमरे का रूम बनाएंगे, 3-4 कमरे का रूम बनाएंगे, एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल होगा, ड्राइंग रूम होगा, है ना, वॉशरूम होगा, तो ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब चीज़ें हम सोचते हैं। ठीक है, लेकिन जब बनाने जाते हैं तो अब हमको कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का, चाहे वो मनी हो, मॉनेटरी का प्रॉब्लम हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, जगह की कमी हो, मॉनेटरी की कमी हो, या जो भी चीज़ें हो। तो हम सोचते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल हमको नेसेसिटी है, जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको पहले कर लेते हैं, और जो चीज़ें बच गया उसको हम बाद में देखेंगे, जैसे फेवर करेगा समय, हम उस समय ये चीज़ें कर लेंगे। ऐसा ही सोचते हैं ना। तब ऐसे ही क्या हुआ कि जब हमको दिक्कत हो रही थी
डिस्क्रिमिनेशन की बातें कर लीजिए, जो भी चीज़ें हम कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें लगी जब हम आज़ाद हुए, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें थी, फंडामेंटल चीज़ें, उसको फंडामेंटल क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट में डाल दिया हमने। पार्ट थ्री में हमने करके डाल दिया फंडामेंटल राइट्स में। और इसके लिए आर्टिकल कहाँ से आ गए, 14 से 35 तक आ गए। हमने आपको बता दिया ये आ गए जो सबसे ज़्यादा जरूरी की चीज़ें थी। और जिसको लगा कि भाई ये जो है सो हम बाद में डाल सकते हैं, अभी समय नहीं है, उसको हमने एक दूसरा बनाया और पार्ट 4 में, और हमने क्या किया कि इसको डाल दिया, इसको कर दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें हमने डाल दिया। और इसमें चीज़ें डाल दी, इसमें 36 से 36 से लेके 51 तक चीज़ें हमने डाल दी। आर्टिकल्स ये थे। अब इसमें जो 40 आर्टिकल्स हैं उसमें गांधी जी का ये कंसेप्ट कि लोकल नीचे लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए जो ऐसी चीज़ें हों, ये डाल दिया गया। अब दोनों में अंतर क्या रहा? फंडामेंटल राइट्स के लिए हमने आपको बता दिया है 9th क्लास में कि इसके लिए अगर ये चीज़ें नहीं मिल रहा है और कोई वायलेशन कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट ही हो, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और आपको वहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन DPSP के लिए क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ऐसा कर दिया कि जो चीज़ें DPSP में डालेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी कि ये करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, ये चीज़ें अलग है कि नेक्स्ट जो वोट आएगा, इलेक्शन आएगा, हम उस पर उनको दें, वोट नहीं दें, उन पर प्रेशर डालें कि भैया ऐसा करना चाहिए आपको, लेकिन हम कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लिए। ठीक है। तो 1952 में हमारे यहाँ ये चीज़ें बनी। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से 1952 में बना, एक प्रोग्राम आया हमारे सामने। और 1953 में द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आया 1953 में। ये बुक में नहीं, ये बुक से थोड़ा सा अलग है, सुन लो ध्यान से आपके बैकग्राउंड के लिए। 1952 में द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से एक प्रोग्राम बना 52 में, और 1953 में जो है वह द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस नाम से एक प्रोग्राम बना। अब ये चीज़ें क्या हुआ कि ये चीज़ें किस हद तक फंक्शन में रही, किस ढंग से सक्सेसफुल रही, इन सब चीज़ों पे एक रिपोर्ट करके रिकमेंड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई 1957 में, जो है बलवंत मेहता की। बलवंत मेहता उसके चेयरपर्सन थे, उनके नाम पे ये कमेटी बनी बलवंत राय मेहता के नाम से 1957 में। और उसने नवंबर तक जो है ये रिपोर्ट उसने दे दिया। और उसने जो रिपोर्ट दिया, बोला कि ऐसा है कि हमको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमको निचले स्तर के लिए हमको गवर्नमेंट बनानी होगी। और ये जो गवर्नमेंट बनाने की बातें कही गई, वो कहा गया कि 3 टायर की गवर्नमेंट नीचे भी होगी। जैसे मान लो कि अगर बलवंत मेहता के अनुसार जो बना, उसके अनुसार एक तो हमारे यहाँ पहले जान जाइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। ये पहले से ये 2 लेवल की गवर्नमेंट थी, 2 टायर गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, थी ना भाई? 2 टायर नहीं थी क्या हमारे यहाँ? तभी तो फेडरल हुआ। और तीसरी की बातें हो रही हैं, तीसरी की बातें बलवंत मेहता ने कहा कि ऐसा है कि 3rd टायर की गवर्नमेंट होनी चाहिए। चलो भाई, 3rd टायर की गवर्नमेंट हम मान गए। अभी 3rd टायर की गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ होनी चाहिए, बलवंत मेहता साहब ने कहा। उन्होंने कहा ये भी 3 टायर की होना चाहिए, तीसरा जो होगा वो भी 3 टायर की होना चाहिए। 3 टायर यहाँ कैसे होगा आप देखिएगा, जैसे कि हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 3rd टायर भी 3 लेवल की होगी। ऐसी बातें बलवंत मेहता साहब ने कही। और ये चीज़ें इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद जो है वह 1959 में हमारे यहाँ सबसे पहले 3rd टायर की गवर्नमेंट राजस्थान में बनती है। नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और 1959 में ही आंध्र प्रदेश आती है 1977 में। वो आते हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ऐसा है कि हमारे यहाँ भी ये 3rd टायर की जो गवर्नमेंट है वह बननी चाहिए। उसमें उन्होंने कुछ संशोधन कहे, अमेंडमेंट्स कहे, वो आपको नहीं पढ़ना। ये जानिए कि इसके अनुसार 2 टायर की गवर्नमेंट बनी आपको तमिलनाडु में, और 4 टायर की गवर्नमेंट बनी, टायर तो समझते हैं आप लेवल के, वेस्ट बंगाल में, है ना, बनी ये गवर्नमेंट। और फिर उसके बाद कई कमेटी आई, GV के राव कमेटी आई 1985 में, LM सिंघवी कमेटी आई एक 1985 में। कमेटीज़ का नाम नहीं याद रखना है, लेकिन जो LM सिंघवी कमेटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बातें सबसे पहले LM सिंघवी कमेटी ने की। और फिर उसके बाद थुमरू कमेटी आई और गाडगिल कमेटी आई, ये सब चीज़ें बात अलग है।
और इन्हीं सब के कारण से कई सारे अटेम्प्ट होते चले गए। आपको 1989 में जब राजीव गांधी साहब की गवर्नमेंट थी तो एक 64वां यानी 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में ये गिर गया, नहीं हो पाया ये चीज़ें। फिर उसके बाद बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने सीएम का मीटिंग किया, ये सब चीज़ें नहीं हो पाई, नहीं बन पाया। उसके बाद जो है सो 1992 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी तब जाके उस समय जितने भी चीज़ों पे डिस्प्यूट था वो सब चीज़ों को हटा दिया गया और लोकसभा राज्यसभा से ये पास हुआ। और उस समय जो है सो ये हमारे सामने बन के हमारे सामने आया लोकल गवर्नमेंट के नाम से। तब हमारे सामने लोकल गवर्नमेंट के नाम से चीज़ें बन के आई और कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, पार्ट 9 में डाला गया। जैसे आपको बताया कि आज के डेट में पार्ट कितना पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के बताए थे हम, 25 पार्ट बताए हुए थे और 22 ओरिजिनली था। तो उसमें 9 जो पार्ट है, पार्ट 9, उसमें ये चीज़ें डाला गया और आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक जो है 243 ओ तक जो है इसमें लोकल गवर्नमेंट की बातें की गई। तो यहाँ आपके बुक में दे रहा है, अब आइएगा कि इसके लिए सेवरल अटेम्प्ट्स हुए हैं, यानी कई सारे प्रयास हुए हैं कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट बनी, जो चीज़ हमने देखा है। अब इसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ बनी तो बनाने की बारी आई, तो इससे पहले भी हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस वगैरह होते थे, लेकिन वो टाइमली इलेक्शंस नहीं होते थे। देखिएगा आपके बुक में दिया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये चीज़ें कि हमारे यहाँ पंचायत लेवल पे और म्यूनसिपलिटी लेवल पे हो रहा है। म्यूनसिपलिटी यानी अर्बन में, शहरी क्षेत्रों में म्यूनसिपलिटी, और पंचायत कहाँ, विलेज में होता है। कहा जा रहा है कि ये जो है हमारे यहाँ उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन में डालने से पहले, जो हमने कहा कि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, इससे पहले जो ये लोकल गवर्नमेंट थी ये डायरेक्ट किसके अंदर में थी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। बुक में है ना, अंडरलाइन कर लेना बुक में कि ये चीज़ें जो है सो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में थी। पहली बात ये है, अगर पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में डालने से पहले लोकल गवर्नमेंट की क्या स्थिति, क्या स्टेटस था, कैसा किस तरह की थी, तो आप कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में थी, है ना, लिखा हुआ है डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड क्या है, इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वे आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इसके लिए जो इलेक्शंस हो रहे थे वो रेगुलरली नहीं हो रहे थे, मन किया तो कराएं, नहीं कराएं। हमारे यहाँ देखो बिहार में ही लगभग 20-25 सालों बाद इलेक्शंस हुए थे, है ना, ऐसा कुछ है। फिर कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को कोई भी पावर या रिसोर्सेज नहीं दिए गए थे। 2-3 नंबर का आता है, 2-3 पॉइंट्स आपके सामने हो गए। इस ढंग से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वह रियल मीन्स में, सही अर्थों में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया था हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट, ठीक है ये चीज़ें। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में डाला गया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया गया हमारे यहाँ 1992 में। किसकी गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट थी जिस समय ये चीज़ें पास हुई, है ना। और हमारे यहाँ आया 1992 में और 1993 से ये इफेक्टेड हुई। और जब ये चीज़ें आ गई तब क्या हुआ, तब आपके सामने नीचे 5 पॉइंट दिए गए हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट डाला गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, 5 चीज़, है ना, ये देख लीजिएगा। तो पहला क्या है, पहला चीज़ ये है पॉइंट्स में कि अब क्या हुआ, रेगुलर इलेक्शंस होने लगे, यानी हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होने लगे, ठीक है ये चीज़ें। पहला पॉइंट क्या है कि हर 5 साल बाद रेगुलर इलेक्शंस होने लगे। दूसरा चीज़ क्या है, सीट आर रिजर्व इन द elected bodies and executive heads of the institution for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward caste। यानी सीट जो है इसमें इलेक्शन के लिए भी और जो उसके जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जहाँ से काम काज वगैरह होता था उसके बॉडीज में, उसके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया। किन के लिए, याद कर लीजिएगा, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए कर दिया गया। तीसरे पॉइंट में यहाँ भी रिजर्वेशन की बातें हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 33% जो है वह वोमेन के लिए सभी पोजीशन पे सीट रिजर्व कर दिए गए। यानी अभी तक 3 चीज़ें हमने पढ़ा। पहला चीज़ क्या पढ़ा कि रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, अब होने लगे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के बाद। और दूसरा तीसरा रिजर्वेशन से संबंधित है। दूसरा किसके रिजर्वेशन से संबंधित है, एससी, एसटी और ओबीसी। और तीसरा किसके रिजर्वेशन से संबंधित है, वोमेन से, यानी एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन वोमेन को होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है वह कह रहा है कि इलेक्शन इसका जो होगा लोकल गवर्नमेंट का, वह कौन कराएगा, वह स्टेट इलेक्शन कमीशन। एकदम अच्छा लगा लीजिएगा चीज़ें। देखो क्या है यहाँ पे कहा जा, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हमारा टॉपिक चल रहा है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन में कल जो है उसमें क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वह क्यों होना चाहिए इंडिया में। इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे ना। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि इंडिया जो है वास्ट कंट्री है, यानी जो एरिया काफ़ी ज़्यादा है। यूरोप के कई इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं जो हमारे के यहाँ के किसी न किसी स्टेट के इक्वल लगभग उनकी ज्योग्राफिक एरिया है।
दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि हमारे यहाँ का पॉपुलेशन जो है वह काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन का संख्या। हम जो है चाइना के बाद पहले दूसरे स्थान पे आते थे और आज जो है टॉप हैं वर्ल्ड में पॉपुलेशन को लेके। और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो कई लेवल्स पे, कई टायर पे गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तीसरी और पॉपुलेशन के बारे में हमने एग्जांपल के तौर पे ये देखा था कि यूरोप के कई कंट्री जो हैं वह हमारे यहाँ के स्टेट के बराबर में, जैसे कि यूपी की जनसंख्या जो है, यूपी का जो पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ का जो स्टेट यूपी है, उसका जो पॉपुलेशन है वह रसिया से ज़्यादा है। याद है आप लोगों को ना, हम देखे थे। फिर दूसरी चीज़ हमने देखा था कि महाराष्ट्र के जो पॉपुलेशन है वह अबाउट टू इक्वल किसके है, जर्मनी के। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि हमारी जो कंट्री है वह इंटरनली काफ़ी जो है वह डाइवर्स है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ लैंग्वेज की, कल्चर की, रिलीजन की, रीजन्स की, एक्सेट्रा का हर तरह से जो है हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। ये सब चीज़ें हमने देखी है। और उसके बाद हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका मतलब कि पॉलिटिकल पावर का जो सोर्स होता है वह पीपुल होता है और हम पीपुल तक वो पावर आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का, हर चीज़ों का। तो इस कारण से कई लेवल में, यानी निचले स्तर तक, लोअर लेवल तक जो है, स्टेटा तक, ये पावर पहुंचना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स कल हमने देखा था। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं, यानी जब सेंटर और स्टेट से पावर लेके निचले लेवल के गवर्नमेंट को, यानी लोकल गवर्नमेंट को जब दी जाती है, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बेसिक आइडिया कौन कौन सा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बेसिक आइडिया में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी। पहला चीज़ हमने क्या देखा था, पहला चीज़ क्या देखा था, बोलो। हमने क्या देखा था कि लोकल लेवल पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम इशूज़ हैं। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि बेटर नॉलेज होता है प्रॉब्लम्स का लोकल लेवल पे, इस कारण से उसको सॉर्ट आउट जल्दी किया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, हमने ये पॉइंट ये देखा था कि पैसे का जो है स्पेंड जो करना है, मनी का, वो कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये चीज़ इफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। और कहाँ करना चाहिए, ये चीज़ें लोकल लेवल के लोग ज़्यादा जानते हैं। एग्जांपल के साथ हम लोग देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि ये जो है अगर लोकल लेवल पे सबसे निचले स्टेटा के पे पावर जाएगा, है ना, गवर्नमेंट बनेगी, तो जो निचले लेवल के लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। डिसीजन मेकिंग में जब ये पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है, ये चीज़ें लोगों में हैबिट के तौर पे इनकलकेट होगा, उनका पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो रियल मीन्स क्या निकलता है, इसका रियल मीनिंग में डेमोक्रेसी जो है वह प्रूव हो रही है कि चलो भाई सही है, सब चीज़ें सब कोई ले रहा है, वो सही जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारे सामने 4 पॉइंट्स क्यों होना चाहिए। फिर हमने देखा था, अब इसके बाद हमने देखा कि जब इतना ज़्यादा फ़ायदा है, इतने बेनिफिट्स हैं और होना भी चाहिए, फेडरल कंट्री है तो नीचे लेवल तक पावर जाना चाहिए, तो ऐसे चीज़ों में कि क्या शुरू से थी था हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोकल लेवल, तो कि शुरू से था क्या थी, लोकल गवर्नमेंट जो है वह शुरू से था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ बना था। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था शुरू से लोकल लेवल यानी थर्ड टायर गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं थी। हालांकि इसके बारे में गांधी जी का कंसेप्ट था, गांधी जी का आइडिया था कि पावर जो है वह निचले लेवल के लोगों तक जाना चाहिए, सबसे नीचे जो लोग हैं उन तक पावर जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें गांधी जी का यही जो कंसेप्ट था कि हर किसी के पास पावर होना चाहिए और वहाँ से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ग्राम से शुरू होना चाहिए, विलेजेस से पावर की शुरुआत होनी चाहिए, पंच वगैरह सब होने चाहिए। यही उनकी चीज़ें हैं कि हमने आर्टिकल 40 में डाला था। आर्टिकल 40 में हम लोग कल पढ़ रहे थे ना कि आर्टिकल 40 में जो है हम लोगों ने आर्टिकल 40 चैप्टर का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो आर्टिकल 40 में हमने डाला था। आर्टिकल 40 कहाँ पे आता है, डीपीएसपी में आता है, कल हमने बताया था, है ना, कि डीपीएसपी में आता है और उसके पहले फंडामेंटल राइट्स है।
फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, ये भी चीज़ हम लोग जाने थे। आर्टिकल 40 में गांधी जी का जो ये आइडिया था, ये चीज़ें उसमें आ गया कि इन चीज़ों को डाला गया कि भैया ऐसा है कि हम लोग लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को बनाएंगे। अब इसके लिए शुरुआत हुआ था हम लोग के क्या देखे थे कि 1952 में द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से बनी थी, और 1953 में जो है वह नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के नाम से बना था, जो कि लोगों के नीचे तबके के लोगों के बेटरमेंट के लिए वो काम करता। तो ये काम किस हद तक इसका फंक्शन रहा, सक्सेस रहा या नहीं रहा, ये सब देखने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता के चेयरमैनशिप में जो है वह एक कमेटी बनती है कि देखा जाए कि ये कितना सक्सेस रहा है नहीं रहा है। ये 1957 में जनवरी में बनी, नवंबर 1957 तक इसने रिपोर्ट दे दिया। समझो एकदम ये चीज़ें कंटेस्ट में जहाँ लगाना है बुक में वहाँ मैं बताऊँगा, है ना। ये सब चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो 1957 में है बलवंत राय मेहता के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी जो ये देखने के लिए कि द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जो 1952 में बना था, और जो नेशनल ये एक्सटेंशन सर्विस जो बना था 1953 में, ये कहाँ तक, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक ये सक्सेस रही। इसका रिपोर्ट जो है जब नवंबर में ये देते हैं 57 में बलवंत राय मेहता साहब, तो ये बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक स्कीम आना चाहिए, और इसके तहत उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का एडवोकेट किया कि होना चाहिए ऐसा, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होना चाहिए। और फिर 3 टायर लोकल लेवल पे 3 टायर बनने लगा कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है शुरू में सेंट्रल लेवल पे थी और दूसरा स्टेट लेवल पे थी। इस ढंग से 2 टायर गवर्नमेंट थी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ। तीसरा जब ये आया तो लोकल गवर्नमेंट की बात होने लगी, और बलवंत राय मेहता साहब ने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट को 3 लेवल पे, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 लेवल पे गवर्नमेंट बनाने की बातें की 1957 में। इसके बाद इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेस पे 1959 में सबसे पहला लोकल गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में बना था वो राजस्थान में बना था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला। और सेम ईयर यानी 1959 में ही आंध्र प्रदेश में जो है वह लोकल गवर्नमेंट बनी। इतनी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके बाद भी कई सेवरल अटेम्प्ट्स हमारे यहाँ होते रहे, कई सारे, क्योंकि आपके बुक में दिया है कि सेवरल अटेम्प्ट्स होते रहे, तो आप समझिए इन चीज़ों को कई बार कोशिशें होती रही कि लोकल गवर्नमेंट को किया जाए। जैसे इसके बाद हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को लेकर जो कमेटी बनी वो GV.K. राव कमेटी बनी, जिसने कुछ अपना रिकमेंडेशन दिया, है ना। हालांकि बलवंत राय मेहता के बाद एक और कमेटी बनी थी, वो आपको अशोक मेहता की बनी थी, जिन्होंने कहा था कि भाई ऐसा इसके लेवल पे जो है 2 टायर गवर्नमेंट आपको बनी थी तमिलनाडु में, और 4 टायर गवर्नमेंट बनी थी वेस्ट बंगाल में, है ना। बाद में कमेटी बनी, GV.K. राय कमेटी बन गई। उसके बाद LM सिंघवी की कमेटी बनी। LM सिंघवी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला यही कमेटी थी LM सिंघवी साहब की, जिसने ये कहा था कि लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना चाहिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली कर देना चाहिए। सबसे पहले LM सिंघवी साहब ने ये बातें कही थी। और उसके बाद फिर आपको LM सिंघवी साहब के बाद थुंगन कमेटी आई हमारे सामने, और फिर गाडगिल कमेटी हमारे सामने आई। इन सब चीज़ों के बाद जो है बैकग्राउंड में 1989 में राजीव गांधी साहब ने 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये चीज़ें लोकसभा में लेके आए हो कि लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए। इसका बिल आया, लोकसभा में ये पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका, इसलिए ये चीज़ें वहीं रुक गई। फिर उसके बाद जो है 1989 में ही जो है वो BP सिंह की गवर्नमेंट आई। BP सिंह की गवर्नमेंट आई, वो सारे CM के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग उन्होंने किया, लेकिन फिर से उनकी गवर्नमेंट नहीं रही, इस कारण से बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद 1992 में PV नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई, और PV नरसिम्हा राव साहब की जब गवर्नमेंट आई तो सारे डिस्प्यूट्स को हटा दिया गया, जिन चीज़ों पे हर्डल था, डिस्प्यूट था, वो सारे प्रोविजंस को हटा दिया गया। और इसके बाद 1992 में ये हमारे पार्लियामेंट से पास हो गया, और ये चीज़ें वहाँ पे 1993 से इफ़ेक्टिव हो गई, है ना। 1993 से इफ़ेक्टिव हो गई, और यह जो है 1993 से जब इफ़ेक्टिव हुई, 1992 में पास हुआ, 1993 में इफ़ेक्टिव हुई। 73rd
और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वह गांव में पंचायती राज के नाम से, और 74 जो है वह अर्बन एरिया में म्यूनसिपलिटी के नाम से ये चीज़ें पास हुई। और आज ये तो शेड्यूल की बातें करें तो शेड्यूल में जो पंचायती राज है वह 11th शेड्यूल में है, और जो ये अर्बन में जो म्यूनसिपलिटी है ये 12th शेड्यूल में हमारे यहाँ है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें। लेकिन अब इसके साथ एक और चीज़ें अब देखिएगा, अब आप वापस फिर आपके टेक्स्ट बुक पे लौटते हैं। टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, जो चीज़ें हैं आपके सामने दिया हुआ कि अब इससे आप क्या देख रहे हैं, इससे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कई सारे अटैम्प्ट्स हुए, है ना, यानी कई सारी कोशिशें हुई कि लोकल गवर्नमेंट लाई जाए हमारे यहाँ। इसके लिए सोचो कि बुलंद राय से आप मेहता ने रिकमेंडेशन किया 97 में, उसमें से बातें शुरू हुई और 1989 तक बातें चली, 1992 में ये पास हुई। कितना सारा बीच में कोशिश किया गया ये चीज़ें होने के लिए। ठीक है, हालांकि 1992 में हुआ, उससे पहले भी आपको लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ लगभग उस दले पे काम कर रही थी, लेकिन था क्या उसमें कमी जो आपके बुक में दिया है। ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है लोकल गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। पहला पॉइंट है आपके बुक में कि लोकल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रही थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वह जब कंस्टिट्यूलाइज हुआ लोकल गवर्नमेंट तो उससे पहले कैसी परिस्थिति थी, कैसा कंडीशन था, और उसके बाद क्या क्या फ़र्क पड़ा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कीजिए। या कोई एक पूछता है तो आप कहेंगे ना भाई कि जो 1992 में हुआ और 1993 से इफेक्टिव हुआ, उससे पहले लोकल गवर्नमेंट जो था, फर्स्ट पॉइंट में आप क्या देंगे कि यह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में थी। रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, है ना भाई, लगाते रहिएगा आप अपने बुक में। रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे और अधिकतर पावर्स और रिसोर्सेज जो सिग्निफिकेंट पावर और रिसोर्सेज जो थे वह ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे लोकल गवर्नमेंट को। 3 मार्क्स के लिए लिख लोगे ना, 2 मार्क्स के लिए लिख लोगे, ये चीज़ें हो गई। इस ढंग से ये क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ नाम का था, लोकल गवर्नमेंट सिर्फ नाम का था, नहीं था क्या, ये आ रहा है समझ, नाम का था। इसके बाद जो है अब जब क्या कहते हैं कि 1993 में जब ये इफेक्टिव हुई तो क्या बदल गया, ये बदला कि इसके बाद से हमारे यहाँ जो है वह जब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज जब ये चीज़ें हो गई तब आपको फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा, आपको पॉइंट वाइज 5 पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि अब हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस होने लगे। देखो हर 5 ईयर के रेगुलर इंटरवल पे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के होते हैं ना। लोकल गवर्नमेंट का मतलब हम लोग कल जान चुके थे, लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है, लोकल गवर्नमेंट, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। देखो लोकल गवर्नमेंट में दो, एक विलेजेज में आता है और दूसरा अर्बन एरियाज में आता है। विलेज में जो लोकल गवर्नमेंट है उसका नाम हो है पंचायती राज। क्या नाम है, पंचायती राज। और अर्बन एरिया में जो है उसका नाम है म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, ये चीज़ें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी। पंचायती राज में आप जानते हैं कि मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर वगैरह लोग चुने जाते हैं, और म्यूनिसिपैलिटी में आपको पता है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वगैरह लोग चुने जाते हैं। ये अर्बन एरिया में काम करता है उसको म्यूनिसिपैलिटी, और ये दोनों को मिला के लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। ये जो विलेज वाला है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पास हुआ था, और ये जो है वह 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पास हुआ था। ये जो है वह शेड्यूल हमने पढ़ाया, वहाँ बताया था कि शेड्यूल में यह जो है शेड्यूल आपको 11th शेड्यूल में है, और यह जो है अर्बन वाला जो म्यूनिसिपैलिटी है ये 12th शेड्यूल में है। और ये चीज़ें हमारे सामने जो आया था, गांधी जी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 40 से ये चीज़ें निकल के आई थी हमारे सामने। ठीक है, ये चीज़ें हालांकि चोला वाला किसमें बहुत पहले हुआ करता था, हम लोग अभी की बातें कर रहे हैं। जो आपके बुक है उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, है ना। जो बैकग्राउंड की ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे, बाकी चीज़ें इधर उधर नहीं जाएंगे। इन चीज़ों को देखते हैं। तो अब क्या है, हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन में डालने से पहले लोकल गवर्नमेंट की कैसी स्थिति थी। अब जान रहे हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के बाद क्या बदल गया। तो बदला ये कि अब हमारे यहाँ रेगुलर लेवल पे इंटरवल होने लगे, रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी हर 5 साल पे इसके इलेक्शंस होने लगे। ठीक है, ये चीज़ें पहला पॉइंट हुआ ना, रेगुलर इंटरवल होने लगे। बोलना भाई तभी याद रहेगा।
हर 5 साल पे इलेक्शंस होने लगे, रेगुलर इंटरवल पे होने लगे, जबकि पहले नहीं होता था। दूसरा चीज़ यहाँ हम आपको करके दे रहे हैं। पहला चीज़ रेगुलर इंटरवल, सेंटेंस तो आपके सामने है और बना लेंगे। रेगुलर इलेक्शंस होने लगे इसके लिए। दूसरा और तीसरा याद रखिएगा, ये रिजर्वेशन से संबंधित है। दूसरा पॉइंट भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है और तीसरा पॉइंट भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट रिजर्वेशन से कौन सी चीज़ों में रिलेटेड है? तो दूसरा पॉइंट रिजर्वेशन से ये चीज़ों में रिलेटेड है जो एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड है, जो कि इलेक्शन में और एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए रिजर्वेशन था। यानी जो एक रिजर्वेशन है वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है, जो कि आपको इलेक्टेड बॉडी में यानी चुने गए में, और दूसरा एग्जीक्यूटिव जो काम करती है, यहाँ पे रिजर्वेशन की जरूरत थी। आप लिखेंगे यहाँ, पहले समझ जाइए दोनों रिजर्वेशन का अंतर। पहला रेगुलर इलेक्शन रहेगा याद, इंपॉर्टेंट है रेगुलर इलेक्शन। दूसरा और तीसरा रिजर्वेशन से संबंधित है। पहले आप इतना समझिएगा, ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा दिमाग में। दूसरा और तीसरा रिजर्वेशन से रिलेटेड है। दूसरा किसके रिजर्वेशन से रिलेटेड है? एससी, एसटी, ओबीसी। और तीसरा किसके रिजर्वेशन से रिलेटेड है? ओमेन से रिलेटेड है। अब ये जो दूसरा रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ये इलेक्टेड बॉडी में और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन सा बोलते हैं? जो फंक्शन करता है, जो काम करता है, ये दोनों जगह इनका रिजर्वेशन होना चाहिए। भाई पावर तो हाथ में आना चाहिए, तभी ना काम होगी। ये रिजर्वेशन देने से क्या फ़ायदा? बना रहे हैं औरतों के लिए नियम, औरतों और वोमेन का वहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, थी रोल ही नहीं है कोई डिसीजन मेकिंग में, तो फिर उनके लिए कैसे काम होगा? तो वहाँ तो देना पड़ेगा ना, और लाना पड़ेगा जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये रिजर्वेशन जो है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए हुआ, इलेक्टेड बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में। और तीसरा जो हुआ, ये रिजर्वेशन वोमेन के लिए हुआ। और वोमेन के लिए ये याद रखिएगा, एटलीस्ट शब्द एकदम कम से कम 33% रिजर्वेशन देना है एटलीस्ट। और ये इसको स्टार लगा लीजिएगा कि कितना रिजर्वेशन पंचायती राज में दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट में दिया जाता है, तो 33, एटलीस्ट 33%। ये 100% दिमाग में याद होना चाहिए, आपके माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए कि एटलीस्ट 33%। 50% शुरुआत में जो स्टेट्स आए थे उसमें हम लोग बिहार वगैरह ये सब हैं जो 50% रिजर्वेशन दिए हैं वोमेन को, है ना, लोकल गवर्नमेंट में। लेकिन कम से कम 33% रिजर्वेशन देना है लीगली तौर पे। ठीक है ये चीज़ें। तो 3 पॉइंट्स हमारे सामने हो गए। चौथा पॉइंट जो है वह कह रहा है कि इसका जो इलेक्शन होगा वह एक नया बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है यह करेगा इसका इलेक्शन। अब देखो यहाँ पे, जैसा हमने आपको इससे पहले भी अभी बताया था, फिर से आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो है वह क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। नाम सुने हो ना? भारत का चुनाव आयोग नहीं सुने हो? ईसीआई नहीं सुने हो क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किसका चुनाव कराती है? ये लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इसके इलेक्शन जो है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और यहाँ पे जो है वह लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सा है? पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी। इसके इलेक्शन जो है, इसके इलेक्शन ये नहीं कराती है। इसके इलेक्शन के लिए एक नया बना स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये भी स्टार लगा लीजिएगा, एकदम 100% लगा लीजिएगा। इसमें ऑप्शंस में दे देता है स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब तो भूल जाइएगा, वो लोग नहीं करता है, ये करता है। अगर ये कम्पिटेंसी बेस जैसा भी घुमा फिरा के कैसा भी दे कि लोकल गवर्नमेंट का ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, वैसे लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, क्या सही है या कौन सा जो है सो उसका इलेक्शन जो है कंडक्ट करेगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है ये अलग से। ठीक है, ये चौथा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? फिफ्थ पॉइंट में ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अपने पावर में से कुछ पावर को, अपना पावर कट कीजिए और लोकल गवर्नमेंट को दीजिए। तो हर जगह की लोग स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पाई हर तरह के पावर। कुछ किसी ने कोई सिग्निफिकेंट पावर दिया, किसी ने कोई पावर नहीं दिया, किसी ने कोई पावर दिया, किसी ने कोई सी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पावर दिया। यही कारण है कि हमारे यहाँ हर स्टेट में लोकल गवर्नमेंट के अलग अलग पावर हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सुविधा अनुसार जो है लोकल गवर्नमेंट को पावर दी। ठीक है, यानी रिसोर्सेज जो है और पावर की बातें कीजिएगा तो ये जो है
पावर्स और रेवेन्यू जो है सो हर स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, यही कारण से वेरी करता है। तो 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे अगर 5 नंबर के लिए आए कि लिखने के लिए 2 नंबर के लिए आए या कोई भी आए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन, तो आप यहाँ रखेंगे पहला क्या कि रेगुलर इलेक्शंस होने लगे। कहीं कोई डाउट है क्या? रेगुलर इलेक्शंस होने लगे, 100% याद होना चाहिए। दूसरा और तीसरा रिजर्वेशन से रिलेटेड है, लिख लीजिएगा पहले ही रिजर्वेशन, कहीं ड्राफ्टिंग कीजिएगा तो। दूसरा तीसरा रिजर्वेशन से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट में रिजर्वेशन SC SC OBC के लिए इलेक्टेड बॉडीज में और एग्जीक्यूटिव बॉडीज में। और उसके बाद का जो रिजर्वेशन है वो वोमेन के लिए एटलीस्ट 33%, है ना। फोर्थ जो है वह इसके इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट के हैं यानी पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी के, वह कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। और फिफ्थ जो है वह पावर और रेवेन्यू वगैरह का जो है ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र की और अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने किया, है ना। यही कारण है कि हर स्टेट में जो है लोकल गवर्नमेंट के पावर जो है वह वेरी करते हैं, अलग अलग हैं। समझ में आया इतनी चीज़ें? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना भाई? चलो ठीक है, आप आ जाइए। तो ये 73rd के द्वारा जो है यानी पंचायती राज में लगभग 29th जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर दिया गया है पावर, और यहाँ है वो 18 के करीब दिया गया है आपको, है ना, पावर्स। तो ये पावर दिया गया कि यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं, जो पावर उनको दिया गया। और रेवेन्यू कलेक्शन का जो एरिया दायरा दिया गया कि आप इन चीज़ों फिर से रेवेन्यू टैक्स ले सकते हैं, वो चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी सुविधा के अनुसार लोकल गवर्नमेंट को दिया। इसी यही कारण है कि बिहार में कुछ और इनको पावर मिला हुआ है, तो हो सकता है तमिलनाडु में कुछ और पावर हो सकता है कर्नाटका में कुछ और पावर हो, और मणिपुर में कुछ और पावर हो। समझ में आ रहा है? लोकल गवर्नमेंट को ये अपनी सुविधा के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। 5वां पॉइंट क्लियर है ना? है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर से बताते हैं। तुम सब वो क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहां समझेंगे हम लोग कि यहां एक चीज लिख देते हैं, हालांकि आप लिख लीजिएगा, अभी तुरंत आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहां लिखते हैं। पहले ये बना था बलवंत राय मेहता की कमेटी बनी, बलवंत राय मेहता, ठीक है, 1957 में। दूसरी कमेटी जो है वह अशोक मेहता। इसके बाद आपको बनी GVK राव, फिर बनी LM सिंघवी, और यही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बातें किए थे, हमने बताया ना, यही किए थे। इसके बाद ठुंगन कमेटी बनी, और इसके बाद कौन सी कमेटी? गाडगिल कमेटी बनी। ये कमेटी बनी, और इसके बाद जो है वह 1989 में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, यानी राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। इस समय 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, जो कि लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में नहीं पास हो पाता है। इसके बाद इसी 1989 में ही VP सिंह की गवर्नमेंट आती है। ये CM लोग के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन बाद में गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं रह पाती है। 1992 में PV नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट आती है, और जितने डिस्प्यूट से जिन चीज़ों पे उनको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और अंतर 1992 में यह जो है पंचायती राज जो है, यह पंचायती राज वाली मतलब कि लोकल गवर्नमेंट की चीज़ें जो हैं वह पास हो जाती हैं, और 1993 से ये इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। और इफ़ेक्टिव होने के बाद हमारे सामने है, और क्वेश्चन है कि 1993 से पहले, 1992 से पहले जो है वह कैसी स्थिति थी हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट की, और इसके बाद कैसी स्थिति थी, हम लोगों ने जाना। नहीं जाने हैं क्या ये चीज़ें? देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताते हैं याद करने के लिए। यहाँ देखो लिखा हुआ है, हमने ऐसे याद किया। यहाँ बलवंत राय मेहता याद रहेगा, एक गलत जी, है ना, अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंघवी, ठुंगन कमेटी, गाडगिल कमेटी, एक गलत जी नहीं। तो खैर चलो नेक्स्ट आते हैं। देखिएगा अब हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट। LG लिखेंगे काम करेगा ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं ना समझोगे आप लोग। लोकल गवर्नमेंट या LG समझ लीजिएगा जो चीज़ें। क्या जी? नहीं, लोकल गवर्नमेंट विलेजेस में कौन सा था? पंचायती राज, और अर्बन एरियाज में
म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी। अब देखिएगा पंचायती राज, पंचायती राज में होता क्या है एकदम समझिएगा चीज़ें। पंचायती राज में क्या है कि सबसे निचले स्तर पे हम बातें करें, पंचायती राज की बातें करते हैं तो सबसे निचले स्तर पे एक गांव होगा, या तो एक गांव होगा विलेज, या ऐसे ऐसे कई विलेज होंगे, जनसंख्या जिनकी कम होगी वो कई विलेज होंगे। जैसे मेरा कई विलेज के मिला के एक पंचायत बना है, तो या तो एक विलेज एक गांव, नहीं तो कई गांवों को मिला के, कई विलेजेस को मिला के एक पंचायत बनता है ना। सब समझ रहे हो ना। या तो कहीं कहीं जनसंख्या बहुत बड़ी है तो एक विलेज हो गया, जनसंख्या कम है तो 2, 3, 4, 5, 10 जैसे होगा वैसे विलेज को मिला के एक पंचायत बनता है, और इस पंचायत को बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। एकदम समझिएगा ये चीज़ें, ये उधर नहीं होना चाहिए, ग्राम पंचायत बोलते हैं। पहले ये चीज़ समझिए। अब यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत जीपी। अब कई ग्राम पंचायत मिलके, कई ग्राम पंचायत मिलके, एक ग्राम पंचायत कई ग्राम पंचायत मिलके जो है सो ये जो बनता है ये होता है आपको। इसके बाद पंचायत समिति, पंचायत, ये आपको पूछेगा अभी तुरंत बताएंगे, पूछता है ये चीज़ें, है ना, आप लोगों से भी। पंचायत समिति, और अब कई पंचायत समिति जो है यह मिला के बनता है जिला परिषद। अब समझिए फिर से, सबसे छोटे लेवल पे, सबसे निचले लेवल पे अगर आपसे पूछे कौन सा होता है, तो सबसे निचले लेवल पे कौन सा होता है, तो ग्राम पंचायत। सबसे निचले लेवल पे कौन सा होता है, ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत कैसे होता है, एक गांव या कई गांवों को मिला के ग्राम पंचायत बनता है। ठीक है, अब ये ग्राम पंचायत बना, इससे ऊपर कौन सा होगा, कई ग्राम पंचायत को मिला के पंचायत समिति बनती है। कई ग्राम पंचायत को मिला के पंचायत समिति, जैसे मान जाओ हमारे एरिया में जो है गांव सब है मिल के ग्राम पंचायत बना, कई ग्राम पंचायत मिल के नरडिया का ब्लॉक है जो पंचायत समिति यहाँ बनता है, होता है ना, पंचायत समिति बना। और ऐसे कई पंचायत समिति मिल के आपको हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या बना, जिला परिषद बना। ये है, अगर नीचे से ऊपर सजाने को देगा, ऊपर से नीचे सजा लेंगे ना। सबसे निचले स्तर पे लेवल पे ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति, देन जिला परिषद। एक तो ये चीज़ें हो गई। अब इसको समझिए, जो ग्राम पंचायत का होता है, यहाँ पे मुखिया सरपंच ही लोग होते हैं। कैसे बना होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो है वह मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड कमिश्नर, ये सब मिल के बनते हैं, और ये सब हमारे द्वारा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। पहला तो ये ग्राम पंचायत के बारे में, ये सबसे निचले लेवल का होता है, सबसे निचला एडमिनिस्ट्रेटिव ये चीज़ होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें जो मुखिया सरपंच वगैरह होते हैं, इन लोग के कंट्री से ग्राम पंचायत बनता है, यानी ये लोग शामिल होते हैं। तीसरी चीज़ें इसमें क्या आती है, तीसरी चीज़ें आती है कि ये उस गांव के, जिस ग्राम पंचायत की बातें हो रही है, उस ग्राम पंचायत के जो भी एडल्ट लोग हैं, यानी 18 वर्ष से ज़्यादा के हैं, 18 वर्ष से एबोव के हैं, वो सभी लोग वोट देते हैं और फिर इन मेंबर्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। सब आपके बुक का है, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इलेक्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये डिसीजन मेकिंग का काम करती है। कौन डिसीजन मेकिंग का काम करती है, ग्राम पंचायत। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव में नाल ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, गांव के लिए ये लेना है, तो कौन डिसीजन लेगा, तो डिसीजन जो है वह ग्राम पंचायत लेता है। डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है, ग्राम पंचायत करता है। इतने पॉइंट्स आप लिख लेंगे ना, पॉइंट वाइज कर लीजिएगा, बुक में है आपके, ये कर लीजिएगा। अब जो है इसी लेवल पे ग्राम पंचायत हुआ, ग्राम पंचायत जो है इन चीज़ों को करता है। अब ये जो है इसी में आपको एक ग्राम सभा होता है, इसी लेवल पे ग्राम सभा होता है, और इसके जो मेंबर हैं वह गांव के जो चुने गए इलेक्टेड लोग हैं सो इसके मेंबर होते हैं। और यहाँ पे उस पंचायत के जितने लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं, जो वोट दे सकते हैं, वो सभी लोग मेंबर ग्राम सभा के होते हैं। यानी मान जाओ उस गांव में जितने लोग 18 वर्ष से ज़्यादा के हो गए, वो सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर हैं। पहला पॉइंट आपके सामने हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये ग्राम सभा जो है इनको चेक करती है, सुपरवाइज करती है कि ये काम अच्छा से कर रहे हैं कि नहीं, ये काम अच्छा से कर रहे हैं कि नहीं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये चेक करने का काम किसका होता है, ग्राम सभा का होता है। परफॉर्मेंस चेक करती है, सुपरवाइज करती है, इनके सुपरविजन में इनको काम करना है, लेकिन डिसीजन ये लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, इसके बाद जो भी बजट पास करना होता है, एनुअल बजट, वो एनुअल बजट ग्राम सभा पास करती है। डिसीजन ये लेते हैं काम का, लेकिन एनुअल बजट पास ये करती है।
सुपरविजन ये चेक करते हैं, इनके अंदर में काम होता है, परफॉर्मेंस ये चेक करते हैं, और गांव के सभी एडल्ट लोग हैं इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। और इनकी मीटिंग जो है हर साल में एक बार, एनुअल जो है 2 या 3 बार होना मस्ट है, ये भी आप लगा लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो होता नहीं है, रजिस्टर में होता है, लेकिन करना है तो 2-3 बार होता है। आप दोनों का डिफरेंस कहा जाए तो आप लिख लेंगे ना, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, नहीं लिख पाओगे, बुक में है ये। तो ग्राम सभा जितने चीज़ अभी बता रहे हैं सब चीज़ें हैं बुक में। तो ये चीज़ें हो गया ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बारे में, है ना। यहाँ जो है पंचायत समिति, इन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं लोग। ग्राम पंचायत में जो लोग चुने जाते हैं उनके द्वारा पंचायत समिति के मेंबर चुने जाते हैं। और यहाँ से फिर से चुना जाता है आपको ग्राम परिषद के मेंबर्स। और ग्राम परिषद के मेंबर में जो है सो उस जिस जिले की जिला परिषद जिस जिले पर जिला परिषद के जो मेंबर हैं वो इनके द्वारा चुने जाते हैं। और जिस जिला परिषद की बातें हम कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर, है ना, यानी एमपी लोकसभा के, वो एमपी और वहाँ के एमएलए इसके मेंबर होते हैं। कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो अभी मेंबर होते हैं। ये सब आपके बुक का है। एमएलए लोकसभा के, एमपी लोकसभा के, एमएलए उस डिस्ट्रिक्ट के, कुछ ऑफिसर्स, ये सब इसके मेंबर होते हैं और इलेक्टेड लोग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, इतनी चीज़ें हो गई ना। और ये सबसे ऊंचा है आपको पंचायत, यानी पंचायत का जो ये 3 टायर जो गवर्नमेंट है पंचायती राज का, उसमें हाईएस्ट हो गया आपको जिला परिषद और लोएस्ट हो गया ग्राम पंचायत। अब देखो ये जो ग्राम पंचायत है, फिर इसके साथ एक और बना लो। ग्राम पंचायत जो है यह विलेज लेवल पे होता है। किस लेवल पे, ये भी पूछ देता है, विलेज लेवल पे। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होता है, ये भी पूछ देता है कि पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे कौन सा होता है। ये सब आपको करना होगा, लिखना होगा आपके अपने नोट्स में, कॉपी में। यानी ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद जो है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अब कोई आपसे पूछे किस लेवल पे कौन सा होता है, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये चीज़ें आप कर लेंगे। इतनी चीज़ें हो गई। अब आते हैं इसके साथ थोड़ा सा अर्बन एरिया की बातें हम कर लें, है ना। ये अर्बन म्यूनसिपैलिटी की बातें कर लें। तो म्यूनसिपैलिटी जो है, पंचायती राज देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाना चाहिए। देखो क्या है कि आप ध्यान से सुनिएगा, बार बार क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बार बार हम बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, लेकिन आपको सुनना होगा। तो अब ये अर्बन एरिया की बातें कीजिएगा, जिसकी बात हम म्यूनसिपैलिटी कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जो छोटा छोटा जो सिटीज़ है, टाउन्स है, वहाँ पे जो आपको इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट की बातें हैं, जो छोटे टाउन में वहाँ पे जो बनाया गया ढांचा, उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको म्यूनसिपैलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटे टाउन्स को म्यूनसिपैलिटी कहा जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज कहा जाता है। ठीक है, नगर पालिका। और उसके बाद जो बड़े टाउन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कहा जाता है। बड़े टाउन्स में क्या कहा जाता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और छोटे टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। देखो भाई, म्यूनिसिपैलिटीज सिर्फ एम है, और जब बड़े टाउन की बात आएगी तो एमसी हो जाएगा, है ना। क्या मुस्कुरा रहे हो आजकल बड़ी? तो यहाँ देखिएगा, बड़ा वाला हो गया एमसी, और ये बड़ा, लेकिन ये जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, और ये जो है छोटे टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। नहीं, ये चीज़ें हो गया। अब देखिएगा इसके साथ क्या चीज़ें हैं कि जो म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका जो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का, उसको म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहा जाता है। ठीक है। और ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऐसा जो ऑफिसर होता है उसको मेयर कहा जाता है। यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड को क्या कहा जाता है? अंडरलाइन लगा के स्टार लगा लेना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या कहा जाता है? मेयर। ये ऑप्शन में आता है आपके, मेयर कहा जाता है। ये चीज़ें हो गई। ठीक है। अब लास्ट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये चीज़ें। कहा जा रहा है कि ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट जो है वह ब्राज़ील में हुआ था, है ना। ब्राज़ील में क्या हुआ था? ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और ये मतलब कि लोगों ने किया था, लोकल गवर्नमेंट का, प्राइवेट तौर पे किया था। तो प्राइवेट जो एक संस्था थी उसने क्या किया कि पुअर जो एरिया थे, कॉलोनी था, वहाँ तक बसों चलवा देना, रोड बनवा देना वगैरह, ये सब चीज़ें कर लेना। और पोर्टो एलेग्रा नाम से वो ब्राज़ील में जगह था, वहाँ पे ये चीज़ें की गई और सक्सेस हुई। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट करती है ना, वहाँ पे किया गया ये चीज़ें प्राइवेट तौर पे, ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्री नाम की जगह पे। और उसी को देख के हमारे यहाँ इंडिया में
केरला एक ऐसा स्टेट है जिसने प्राइवेट तौर पे ये चीज़ें शुरू की थी। तो याद कर लीजिए, केरला ने शुरू किया था, ब्राज़ील के पोर्टो एग्री को देख के प्राइवेट तौर पे ये लोकल गवर्नमेंट बनाने की बातें की थी। ठीक है ये चीज़ें। अब लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि अब कंक्लूड हम करते हैं, इसमें कंक्लूड करें तो कंक्लूड करते हैं कि इसमें जो है ये जो लोकल गवर्नमेंट की बातें हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है हमारे यहाँ सबसे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का ये। क्योंकि ये बहुत पुराना डाटा है, तभी हम बातें करें कि लगभग हमारे यहाँ जो है पंचायत और म्यूनसिपलिटी में, यानी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो अबाउट 236 लाख है। इतना तो पॉपुलेशन नहीं होगा कई जगहों का, तो इतना है। ठीक है ये चीज़ें। अब इसका पॉजिटिव की बातें करें लोकल गवर्नमेंट का, तो पॉजिटिव हमारे यहाँ ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिला, उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद से डेमोक्रेसी हमारे यहाँ डिपेंस हुई, यानी रूट काफ़ी गहरी तक गई। डेमोक्रेसी को जल्दी कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि अब वह लोकल लोगों तक, सोसाइटी के सबसे लोएस्ट जो स्टेटा था, जो परत था पॉपुलेशन का, लोगों का, पीपल का, वहाँ तक बातें डेमोक्रेसी की पहुँच गई। वो लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने लगे। याद करो डिसीजन, ये बिहाइंड द थी बेसिक आइडिया जो हम लोग जाने थे, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन के में जो बेसिक आइडिया जाने थे, वहाँ ये डिफेंस हुई डेमोक्रेसी के थ्रू लोकल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होने से। पहला पॉइंट कि डिफेंस हुई डेमोक्रेसी। दूसरा चीज़, हमने वोमेंस को पंचायत, ये लोकल गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन दिया, एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट 33%, तो जो वोमेंस को दिया, इसके कारण से वोमेंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा और उनको वॉइस, आवाज़ मिला अपनी बातों को रखने का, सब चीज़ करने का, है ना। हुआ ना भाई। वो भूल जाइएगा जो आपके यहाँ, हमारे यहाँ लोग घूम लेते हैं, मुखिया पति, सरपंच पति, है ना, लेकिन फिर भी औरतें और उन्हीं का सारा साइन होता है ना भाई, सब चीज़ वहीं चलेगा। तो ये चीज़ें मिली, 2 पॉइंट्स आप कर लेंगे ना। डेमोक्रेसी डिफेंस हुई और वोमेन को जो है सो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, इंक्रीज हुआ और वॉइस उनका, उसको मिला, ताकत मिला, पावर मिला, इम्पावर हुई, वोमेन इम्पावर हुई इससे। लेकिन इसके पीछे कुछ अभी भी निगेटिव चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें हैं इसके साथ, कि चलो भाई इलेक्शन तो रेगुलर हो रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हो रही। कभी देखे हो गांव में मीटिंग होते हुए? नहीं देखे हो, कागज़ पे हो जाता है, रजिस्टर पे हो जाता है। तो ग्राम सभा की मीटिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि वो वही ना सुपरवाइज करती है, वही ना परफॉर्मेंस चेक करती है, एनुअल बजट वही ना देती है, सब चीज़ करती है। और उसके मेंबर जो हैं वह पूरे उस पंचायत के जो भी एडल्ट लोग हैं वो सभी लोग हैं, तो उसकी मीटिंग होनी चाहिए। और ईयरली एनुअल कितनी बार मीटिंग होनी चाहिए? कम से कम 2 या 3 बार होना चाहिए, ट्वाइस और थ्राइस होना चाहिए। तो ये मीटिंग होना चाहिए, पहला बात, नहीं हो रहा है। दूसरा बात ये है कि जब स्टेट गवर्नमेंट पे दे दिया गया कि आप अपने पावर जो है वह लोकल गवर्नमेंट को देंगे, लेकिन ये कहने पे के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वह सिग्निफिकेंट पावर नहीं दी। उसने कुछ पावर दिया सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट पावर नहीं दिया, जिससे वो चीज़ें सही होता। और ये यही कारण है कि पावर नहीं दिया, एडुकेट रिसोर्सेज का चीज़ें नहीं दिया, है ना, सोर्सेज, यही एडुकेट मतलब जो जहाँ से रिसोर्सेज आना चाहिए, और पावर का यही कारण है कि हम कहें कि अभी भी सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडियल जो चीज़ है, आइडियल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट से हम क्या है कि ये रियलाइज़ करने से बहुत दूर हैं, है ना। ये क्या कहा जाता है कि स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट, ये चीज़ें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब पूरा ये डिसेंट्रलाइजेशन घूमिएगा। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इंडिया में होना चाहिए। ये सबके लिए आता है कि कहीं पे भी डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होना चाहिए। हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं ये हमने देखे थे। फिर डिसेंट्रलाइजेशन जो है वहीं पे लोकल गवर्नमेंट है। क्यों होने चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन? वह लोकल गवर्नमेंट के या डिसेंट्रलाइजेशन के रेशनल थिंग्स हैं और लोकल गवर्नमेंट के कारण है, कॉज है। डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं हमने देखा है। लोकल गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे कौन से बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए ये हमने देखा है। फिर हमने क्या देखा उसके बाद कि सेवरल अटैम्प्ट्स हुए, लेकिन उस दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज जो हुआ 1992 में और 1993 से इफेक्टिव हुआ लोकल गवर्नमेंट, उससे पहले लोकल गवर्नमेंट की क्या पोजीशन थी और आफ्टर डेट लोकल गवर्नमेंट की क्या पोजीशन थी ये देखें। फिर लोकल गवर्नमेंट जो दोनों विलेज और अर्बन लेवल पे होती है ना, ये लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज और अर्बन में म्यूनसिपलिटी, ये दोनों बड़े डिटेल्स हमने देखे हैं। फिर ब्राज़ील का हमने एग्जांपल लिया जहाँ प्राइवेट तौर पे ये चीज़ें लोकल गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन में है, और उसको देख के केरला में फंक्शन में, हमारे यहाँ इंडिया में। इसके बाद हम देखें कि ये चीज़ें जो लोकल गवर्नमेंट है
उसके 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स हमने देखे हैं और 2-3 निगेटिव पॉइंट्स में देखे हैं। और निगेटिव पॉइंट देखने के बाद हम कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में जो हमको जहाँ तक पहुँचना था, जो उसके आदर्श थे, आइडियल्स थे, उससे हम अभी पहुँचने में काफ़ी दूर हैं। ये चीज़ें हो गया। इस ढंग से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको बार बार करेंगे, है ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोशिश करेंगे बार बार देखें, सुने, है ना, और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। और इसके क्वेश्चन जो हैं PYQs, सैम्पल पेपर्स, ये सब हम आपको क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करा देंगे, भेज भी देंगे, डिस्कस भी करा देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसको देख के आप कंसेप्ट बना लें। अगर बना लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हम बोल रहे हैं, आप बना के देखिएगा इसको करके, आप इसको सुनिएगा बार बार, फिर PYQs बनाइएगा, सैम्पल पेपर बनाइए, कहीं का भी क्वेश्चन इस दायरे का बनाइएगा, अपने लेवल का नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। चलिए ठीक है।